तो प्रभात बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में हम करने वाले हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं जानेंगे, क्रिया की परिभाषा और भेद को जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्रिया की परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा है। तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। तो संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में इन धातुओं के साथ ना लगता है। जो संस्कृत का धातु है खा, यह धातु और हिंदी में इसके साथ हम लगाएंगे ना, तो हो गया खाना। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना। इसमें है खा धातु है, पी धातु है, पढ़ धातु है और दौड़ धातु है, उसके साथ हमने लगाया ना। आगे क्रिया के उदाहरण, जैसे अजित पढ़ रहा है, अंशुल क्रिकेट खेल रहा है, भावेश खेल रहा है, जॉन एडम्स पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चा लिख रहा है। तो यहाँ पे जो वाक्य में दिया है पढ़ना, लिखना, खेलना आदि किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। इससे हम समझ रहे हैं कि कुछ कार्य हो रहा है। इसीलिए इन वाक्यों को क्रियापद कहा जाता है। इन वाक्यों को क्या कहा जाता है? क्रियापद, क्योंकि इन वाक्यों से हमें क्रिया होने का बोध हो रहा है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। प्रत्येक वाक्य को पूरा करने में क्रिया का होना बहुत ही जरूरी होता है। मतलब बिना क्रिया के कोई भी वाक्य हमारा पूरा नहीं हो सकता। क्रिया किसी कार्य के करने या उसके होने के बारे में दर्शाती है। क्रिया को करने वाला मतलब जो क्रिया करता है उसे कहते हैं कर्ता। क्रिया के भेद। आपने क्रिया की परिभाषा समझ ली, क्रिया किसे कहते हैं वो समझ लिया। अब हम जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग व संरचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो इन तीनों में से आज कि इस कक्षा में हम करने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अब जानेंगे सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त, ध्यान से सुनना बच्चों, सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर, मतलब कर्ता जो कार्य करता है उस पर न पड़कर कर्म पर पड़े। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। मतलब जिस पे कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पे न पड़कर किसी भी दूसरे चीज पे पड़े या किसी दूसरे पर पड़े, तो वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। जैसे सीता खाना बना रही है। सीता क्या बना रही है? खाना। तो इसमें कर्म क्या है? खाना। खाना वह बना रही है। रमेश बाजार जा रहा है। रमेश कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। सुरेश पानी पी रहा है। तो यहाँ पे सुरेश क्या पी रहा है? पानी। मतलब उसने ग्लास में पानी लिया और उसका पानी खत्म हो गया, तो पानी पर प्रभाव पड़ा है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो बच्चों आपने सकर्मक समझ लिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, आपने उसको अच्छे से जाना कि जब कर्ता पर प्रभाव न पड़कर कर्ता जो जिसके लिए कार्य करता है या जिसके द्वारा करता है, जिससे करता है, दूसरे पे अगर प्रभाव पड़ता है तो उसे ही कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा
अब सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार हैं, पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्या है? जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, मतलब वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म हो, तो उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम खा रहा है, तो यहाँ पे कर्म है आम। राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है, इसमें एक कर्म है, इसीलिए यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, मतलब एक ही वाक्य में दो कर्म हो, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहा है। यहाँ पे देखो, पहला कर्म है छात्र और दूसरा है गणित, यह एक विषय है। तो अध्यापक करता है, तो यहाँ पे अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? छात्रों को। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहा है? गणित पढ़ा रहा है। तो इस वाक्य में दो कर्म हैं, इसीलिए यह वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आपने समझ लिया बच्चों? अब हम जानेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न प्रयुक्त हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े, वे होती हैं अकर्मक क्रियाएं। हमने सकर्मक क्रिया में जाना कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़े, कर्ता पर नहीं पड़ता है। जो कार्य कर्ता करता है उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर न पड़कर दूसरों पे पड़ता है, वो होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्ता जो कार्य करेगा उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ेगा, उसका प्रभाव और किसी दूसरे पर नहीं पड़ेगा, तो वे होती हैं अकर्मक क्रिया। जैसे रीता रोती है, रीता क्या कर रही है? रो रही है, तो रीता के रोने का प्रभाव किसी और पे नहीं पड़ रहा है, स्वयं रीता पर ही पड़ रहा है। जैसे सीता खाती है, ये वाक्य आपका सकर्मक होगा, क्योंकि सीता कुछ खा रही है जिसका प्रभाव जो भी वो खा रही होगी उसके ऊपर पड़ रहा होगा। राम बैठा है, राम इसका प्रभाव सिर्फ राम पर ही पड़ा है और किसी पर नहीं। जैसे पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, तो बच्चों क्या पक्षी के आकाश में उड़ने से आकाश कम ज़्यादा होता है? नहीं, पक्षी का काम होता है उड़ना। जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन के खाने पे। उसका खाना उसने लिया और खाना फिनिश हो गया, खाना उसका ख़त्म हो गया, तो प्रभाव खाने पे पड़ा, तो वो हो जाएगा सकर्मक। और अकर्मक, जिसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, वो होता है अकर्मक क्रिया। जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं सदैव अकर्मक ही रहती हैं, जैसे बैठना, सोना, उठना, चलना, दौड़ना, रोना, गाना, हंसना, चढ़ना, तैरना, तो ये सभी क्रियाएं अकर्मक होंगी। आशा करती हूँ आप सबने आज की इस क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा। आगे की क्लास में हम जानेंगे क्रिया के भेद, हम प्रयोग एवं संरचना के आधार पर हम जानेंगे, काल के आधार पर क्रिया को हम समझेंगे। इतना आगे जानने के लिए आपको हम दूसरे क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।